गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पेडागोजी स्पेशल आपकी सीरीज है और चैप्टर है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली ये चैप्टर आज कंक्लूड हो जाएगा, जो कि डेवलपमेंट है, अपने आप में बड़ा चैप्टर है। कई लोग नोट्स के लिए बड़े क्या कहें एकदम बेताब हो रहे हैं, उनको नोट्स मिल जाएंगे। एक आध दिन रुको, थोड़ा इंतजार करो। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो इसलिए क्लास आपकी 3 से 5 पे आई है और इसमें भी बस छुट्टी करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि कोशिश ये है कि ये क्लास डेली चले, ताकि आपको एक रूटीन बना रहे। कम पढ़ें ज़्यादा पढ़ें, रूटीन जरूरी है ना। प्रैक्टिस कल है। ये एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम कर लेंगे। हालांकि इससे जुड़ा हुआ टॉपिक हम कर चुके हैं, हमने बात की थी फिनोटाइप जीनोटाइप की, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ शिवानी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आज और रुको, वर्कशीट मिलेगी, कल हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नहीं टाइम नहीं, मतलब बस आज के लिए एक्सेप्शनल टाइम है। ठीक है, चलिए एक बार आ जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे। यार ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है तो हेल्थ अफेक्ट हो ही जाती है। चलिए फिर करते हैं कंटिन्यू और समझते हैं ये छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा चैप्टर। नाम है आनुवंशिकता एवं वातावरण, यानी अरे थैंक यू, धन्यवाद जितने भी कमेंट्स आप लोग कर रहे हो। हाँ, ये मैं जान के, जिस दिन एनर्जी लो होती है ना, तो चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कुछ और हो, गाना वाना सुन लो, तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है, उससे थोड़ा सा वाइब चेंज हो जाती है। जैसे आप थोड़ा चीयरफुल माहौल बनाते हो अपने आसपास, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है आज थोड़ी रंग बिरंगी टी शर्ट पहनने की। मीटअप में तो मिलेंगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है मीटअप की। तो चलो नोट्स भी मिल जाएंगे आजकल, आज या कल, मतलब इस वीक नोट्स मिल जाएंगे। कुल मिला के बात ये है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, फुल एनर्जी के साथ समझेंगे। देखो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की बात करूं, एक क्वेश्चन निश्चित आता है लगभग हर एक एग्जाम में। हेरिडिटी की यदि बात करूं, इसको हम कहते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या है? जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है, अपनी पहली पीढ़ी से मिली है, अपने पेरेंट्स से मिले हैं जो गुण, जीन्स के रूप में या जीन्स के थ्रू। ठीक, और जीन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं? क्रोमोसोम के थ्रू। क्रोमोसोम क्या है उस पर भी बात करेंगे। वेरी गुड है ना। एनवायरनमेंट की यदि हम बात करें, इसको कहते हैं वातावरण। हमारे जीन्स को छोड़ के, हमारे डीएनए और इन सब हमारे जेनेटिक मटेरियल को छोड़ के जितनी भी चीजें वो सब हमारे एनवायरमेंट में जुड़ी हुई है। चाहे वो आपका न्यूट्रिशन हो, यानी खाना हो, शिक्षा हो, है ना, ट्रेनिंग हो, ये सब आपके एनवायरमेंट का हिस्सा है, एनवायरमेंट का पार्ट है। ठीक है बात, कोई बात नहीं कंचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी की यदि बात करें, यानी आनुवंशिकता की यदि हम बात करें, तो हम कह सकते हैं कि ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी वो सभी विशेषताएं, वो सभी गुण, वो सभी क्वालिटीज जो हमें विरासत में मिलती हैं अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से, वो क्या कहलाती हैं? वो हेरिडिटी कहलाती हैं, वो आनुवंशिकता कहलाती हैं, जो हम इनहेरिट करते हैं, जो गुण। अब इन गुणों में हमारा नेचर जो है भाई, हमारी आवाज से लेकर के हमारा नेचर, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारा नर्वस सिस्टम भी हेरिडिटी से ही प्रभावित होता है ना। तो हमारी आंखों का रंग, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारी हेरिडिटी से, हमारी पहली पीढ़ी से हमें मिले हैं वो गुण, और टाइम के साथ अनफोल्ड होते हैं। ठीक है बात, टाइम के साथ अनफोल्ड होते हैं। परिवेश कह सकते हैं एनवायरमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है शिवम, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें यहां, तो हेरिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो आपका जिस टाइम पे एक कॉन्सेप्शन पीरियड होता है, गर्भाधान के समय, जो रिप्रोडक्शन का टाइम है, उसके बाद जैसे कि जो जाइगोट बनेगा, वहीं से हम कह सकते हैं कि आपका निश्चित हो गया कि आपके गुण कौन से हैं, जीन्स कौन से हैं। ठीक, अनफोल्ड का मतलब है समय के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। ठीक है बात, तो हम कह सकते हैं आनुवंशिकता क्या है? एक स्टैटिक गुण है। स्टैटिक यानी स्थिर या फिर फिक्स्ड। आप अपनी हेरिडिटी को, अपनी आनुवंशिकता को बदलवा करके नहीं ला सकते दुकान पे जाकर के, वो तो जैसे हो गए, है ना भाई। जो मान लीजिए मेरे हेरिडिटरी रूप से बाल स्ट्रेट हैं, तो मैं इनको कर्ली बाहर से करवा लूं, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये जो स्ट्रेट जेनेटिक्स से आया है, इसको मैं बदल नहीं सकती हूं। जो मेरी आंखों का रंग है, वो मैं लेंस लगा के बदल लूं, नेचुरली नहीं बदलेगा। ठीक है बात, अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये स्टैटिक है। जो गुण मुझे मिले, जो मेरी आवाज है, मैं उसमें कोई अलग से बदलाव नहीं कर सकती हूं, है ना। जो मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बदल जाएगा। तो जो नर्वस सिस्टम में, या जो मेरे जेनेटिक कोडिंग में, जिसको हम जीनोटाइप कह रहे थे, वो क्या है? हमारे जीन से, हमारी हेरिडिटी से हमें मिले हैं वो गुण। समझ पा रहे बात को या नहीं? जी पूजा, वेरी गुड मुतासिफ। तो अगर हम बात करें, हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी एक ऐसा गुण है जो स्टैटिक है, जो फिक्स्ड है, जो स्थिर है ना। बिहेवियर रेगुलेट होता है बहुत हद तक हेरिडिटी से ही। जो नेचर है आपका, व्यवहार, जो आपका बेसिक नेचर है, चाहे वो गुस्से वाला हो, चाहे वो कुछ इस तरीके की चीजें, एक अग्रेशन होता है बाहर से आना, एक अग्रेशन होता है आपके जेनेटिकली कुछ चीजें होती हैं। ठीक, नर्वस सिस्टम आपका बहुत सारी चीजों को, आपके बिहेवियर से लेके, आपकी बहुत सारी बीमारियों से लेके, बहुत चीजों को, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग से लेके बहुत चीजों को अफेक्ट करता है। तो नर्वस सिस्टम भी हेरिडिटी से ही जुड़ा हुआ है। ठीक, अगर मैं बात करूं आपके नर्वस सिस्टम की, मैं बात करूं आपके फिजिकल स्ट्रक्चर की, कई लोग हैं जो पतले हैं, कुछ ना खाएं तब भी पतले ही रहते हैं, मतलब कुछ सब कुछ खाएं तब भी पतले रहते हैं, कोई खास मोटे नहीं हो जाते। क्या है? हेरिडिटरी गुण है। कुछ लोगों को हेरिडिटी में ही ओबेसिटी मिली होती है, यानी मोटापा मिला होता है, वो कुछ ना खाएं तब भी मोटे हो जाते हैं। दैट मींस, इसका सिंपल मतलब है कि फिजिकल स्ट्रक्चर हुआ, हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का रंग, ये सब क्या है? ये हमारी हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं। अनम, ठीक है। हेयर कलर आपका, या हेयर टाइप कह लीजिए,
भाई जिसके कर ली हैं उनके माँ बाप के कर ली हैं तो बच्चों के भी कर ली हैं, या किसी एक माँ के बाप के मतलब जो फादर और मदर हैं उनके बाल स्ट्रेट हैं तो बच्चे में भी आ सकता है वो गुण, है ना। शुगर जो ये आपका डिजीज है डायबिटीज की, वो भी हेरिडिटरी, मतलब हेरिडिटी से सिर्फ गुण ही ट्रांसफर नहीं होते, अगर कुछ बीमारियां हैं वो भी ट्रांसफर होती हैं, है ना। सिर्फ जी प्रियंका, तो सिर्फ अच्छाइयां ही नहीं कुछ बीमारियां भी हेरिडिटी से जाती हैं। ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं लाइक हेरिडिटी एंड एंडोटाइमा, हेयर टाइप, आई कलर, ठीक। आपका टेम्परामेंट, कितना आप शांत नेचर वाले हैं या कितने गुस्से वाले हैं, ये भी हेरिडिटी से ही सुनिश्चित होता है। इवन आपका इंटेलिजेंस यानी आईक्यू आप कह लीजिए ज्यादा प्रभावित किससे है, हेरिडिटी से। जो इंटेलिजेंस है वो आपकी प्रभावित ज्यादा है किससे, इंटेलिजेंस से, जन्म से निर्धारित होती है ऐसा कहते हैं कई लोग, ठीक है बात। सुमित खून तो गर्म है, अरे वाह शिवम बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें, कोई कह रहा है कि मेरे फादर के नेल्स अच्छे मेरे खराब क्यों हैं, देखो इसमें ना मेंडल के नियम आ जाते हैं, हालांकि वो एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते, बट ठीक है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। उसमें क्या होता है, कई बार कुछ डोमिनेंट जीन्स होते हैं हमारे अंदर, डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं। मान लीजिए एक पीढ़ी में कोई चीज डोमिनेंट थी, मान लीजिए सब बहुत इंटेलिजेंट थे, ठीक, दूसरी पीढ़ी में ये पॉसिबिलिटी है कि जो बिल्कुल मूर्ख माँ बाप है उनका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट पैदा हो जाए, हो सकता है कोई रिसेसिव, इसको लॉ ऑफ रिग्रेशन कहते हैं, प्रत्यागमन का नियम, कि उल्टा भी पॉसिबल है, उल्टा भी पॉसिबल है। प्रीनेटल पीरियड की जो स्टेजेस हैं शालिनी डेवलपमेंट की, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो जर्मिनेशन और सारे पीरियड्स जो हैं, क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा, पता नहीं आ रही तो ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो आपका हेयर टाइप है, बॉडी टाइप है, आपका आई कलर है, आपका टेम्परामेंट है, नेचर है, आवाज है आपकी, है ना, फेस है, इवन नर्वस सिस्टम, इंटेलिजेंस, ये सब ज्यादा डिटरमाइंड है, ज्यादा प्रभावित है किससे, हेरिडिटी से। यानी हमारी हेरिडिटी से ये ज्यादा प्रभावित है, हमारी आनुवंशिकता से ज्यादा प्रभावित है, जो कि स्टैटिक है, जो फिक्स्ड है, जिसको आप दुकान पे जाकर के आंखों का रंग नहीं बदलवा देंगे। अगर आपका ब्राउन है और आपका वो नहीं पिंक चाहिए तो वो पिंक टेम्परामेंट होता है, जो आपका नेचर है, जिस टेम्परामेंट के आप हैं, जल्दी से गुस्सा आ जाता है या धीमे से आता है या चिल्ड आउट रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। बात आगे बढ़ जाए, यहां तक की बात क्लियर है। हाइट वेट पे भी असर पड़ता है, नर्वस सिस्टम पे भी असर पड़ता है, पूरा आपका जो ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करेगा, कितनी जल्दी आपकी ब्रेन या सेंस ऑफ स्मेल, टच, ये सब कैसे, कितने अच्छे हैं, कितने एक्टिव हैं, ये सब भी प्रभावित होते हैं। समझ पा रहे हो बात को या नहीं समझ पा रहे हो, एको हो रहा है। वॉइस कैसे प्रभावित होती है, आपने देखा है बहन भाई की आवाज मिलती है या मम्मी पापा की आवाज मिलती है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चा अगर फोन उठाए तो आप कहते हैं अरे वो अंकल बोल रहे हैं क्या, दैट मीन्स कि वो जो हेरिडिटी है उसके अंदर जो पोटेंशियल था वो निकल करके आया है। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? नहीं उल्टा तो नहीं होगा, हाइट वेट रेशो या उसका हिसाब होता है कुछ ना कुछ, वेट में तो एक बात मान भी सकते हैं, हाइट तो समवॉट दोनों पेरेंट्स का एवरेज ही रहता है ज्यादातर, रिग्रेशन लॉ ऑफ रिग्रेशन काम कर जाए तो बात अलग है। अब और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, केबीएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि हेरिडिटी जो है वो बेसिस यानी आधार प्रोवाइड कर देती है किसके लिए, ह्यूमन पर्सनैलिटी के लिए। आपका जो व्यक्तित्व है उसका जो आधार है वो हेरिडिटी सेट करेगी। यानी हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि जो बेसिस है, जो आधार है, जो लिमिट सेट करती है हेरिडिटी, लिमिट सेट कर देती है हेरिडिटी डेवलपमेंट की, ह्यूमन पर्सनैलिटी की। आप कहां तक डेवलप कर पाएंगे ये आपकी हेरिडिटी लिमिट सेट कर देगी, आधार बना देगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लोअर मतलब इससे नीचे नहीं जाओगे, अगर आप एवरेज माँ बाप के बच्चे हो तो जरूरी नहीं आप बिल्कुल मूर्ख पैदा होगे, और अपर क्या है कि जरूरी नहीं आप आइंस्टाइन ही बन जाओ। तो बीच में एनवायरमेंट का रोल आ जाता है, और ये एनवायरमेंट और हेरिडिटी के इंटरेक्शन से बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन जो अपर लिमिट है, जो बेस तैयार किया है, वो क्या है, किसने, हेरिडिटी ने। ठीक, तो एक क्वेश्चन आता है, हेरिडिटी क्या है जिसके साथ एक व्यक्ति जन्म लेता है, बॉर्न विद, ठीक है बात, ये बात ठीक है या नहीं? बहुत बड़े सोमा, नहीं टाइम 3 बजे ही है, ये आज एक्सेप्शन है, आज की क्लास एक्सेप्शन है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी लिमिट सेट कर दी किसने, हेरिडिटी ने, वो अपर लिमिट भी लोअर लिमिट भी यानी बेस तैयार कर दिया। एक क्वेश्चन आता है कि हेरिडिटी क्या डिसाइड करेगी कि हाउ फार वी विल गो, हाउ फार वी कैन गो, हाउ फार वी वुड गो, समथिंग लाइक दिस। तो देखो आप हेरिडिटी ये नहीं कह सकते कि बच्चा बस यहीं तक जाएगा, हेरिडिटी में ये आता है कि पोटेंशियल कहां तक है वो देखा जा सकता है मोटा मोटा। तो हेरिडिटी ये कहती है हाउ फार वी कैन गो, हम कितनी दूर जा सकते हैं, हम कितनी दूर जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो न्यूट्रिशन है, हमारा जो एनवायरमेंट है, वो भी तो असर डालेगा ना। तो हाउ फार वी विल गो का मतलब होता है, विल का मतलब है पक्का पता हो कितना ही जाओगे, कैन का मतलब है संभावना कितनी है, ये हेरिडिटी डिसाइड करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि अगर पूछा जाए कि हेरिडिटी क्या डिसाइड करेगी, हाउ फार वी विल गो, हाउ फार वी कैन गो, तो हम कहेंगे वी कैन गो की बात है, संभावना कि आपकी जो एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, ये सब ठीक से हुए तो कितना दूर जा सकता है बच्चा, ये बात हमें समझ में आ जाएगी। कॉमेंट्स देखने में इतनी समस्या है। अच्छा गौरी धन्यवाद। हाँ वर्कशीट आपको कल ही मिलेगी, कल की वर्कशीट कल ही मिलेगी या कल के बाद भी मिल सकती है ना, दिलवा देंगे दीप्ति, बिल्कुल। आई क्लियर पीजीटी एचसेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया। देखो फिर से समझते हैं इस पॉइंट को। हेरिडिटी क्या है, आधार प्रोवाइड करा देती है, बेसिस प्रोवाइड करा देती है। आधार किस चीज का आधार, आधार कार्ड नहीं, आधार। अनुमान लगा सकते हो आप कि भाई ऐसे माँ बाप हैं या ये रही है तो इनका बच्चा भी वहां तक जाएगा, ये बच्चा इस स्थिति तक जा सकता है, इसकी आईक्यू क्या है, इसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, इसका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो हेरिडिटी से ये पता लगाया जा सकता है कि हाउ फार वी कैन गो, संभावना क्या है, अगर इसको एजुकेशन अच्छी मिले, सारी चीजें अच्छी मिले तो वो एक बात है।
ठीक है बात। तो मानव व्यक्तित्व जो आपकी पर्सनैलिटी है वो डेवलप कैसे होगी, क्या संभावना है, उसकी बात होती है। तो कैन की बात करोगे, आधार सेट करने की बात करोगे, जिसमें एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। बच्चा कितना विकसित हो सकता है ये बात बिल्कुल हेरिडिटी ही बताएगी। मनीषा एकदम सही बात है, एक गैस मिल जाता है हेरिडिटी से, ये बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, ये आपको बेसिक सी बात बताइए, ये बिल्कुल बेस बात है। हम कह सकते हैं, स्वास्थ्य भी टाइम लगेगा उसमें। अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स कॉजेस फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो एग है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, किसके बाद, रिप्रोडक्शन के बाद, ये जाइगोट कहलाता है। ये हमने प्रीनेटल पीरियड में समझ लिया था। इस जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम्स के थ्रू ही हमारे जीन्स ट्रांसफर होते हैं। ये बात याद रखिएगा, जीन्स ट्रांसफर होते हैं किसके थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू, ठीक, जिसमें आपका डीएनए आरएनए वगैरह होगा। अब ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। अगर नंबर पूछा जाए तो टोटल नंबर है क्रोमोसोम्स का, टोटल होंगे 46। इसमें पेयर जो जोड़े हैं, एक माता से एक पिता से जोड़े बन जाते हैं 23 पेयर, 23 पेयर, जिसमें से जो 22 पेयर हैं, जो 22 पेयर हैं, वो एग्जैक्ट सेम होते हैं, यानी बिल्कुल एक जैसे। जो 23वां जोड़ा है, जो 23rd पेयर है, उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि इसी से निर्धारित होगा कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल, गर्ल चाइल्ड होगा या फिर पप्पू। अभी तो शुरुआत हुई है, इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ में आती होंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं होती हैं। ये जो सेम होते हैं 22 पेयर, इनको क्या कहते हैं, ऑटोजोम्स कहते हैं, ऑटोजोम्स, ठीक, क्योंकि ये सेम होते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम है उससे डिसाइड होगा बच्चा क्या है, मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हम बात करें माता और पिता की, भाई ये है मेल या मदर लिख लेते हैं, और ये है फादर, ठीक ठीक। मदर में क्रोमोसोम पाया जाता है एक्स का पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, और इधर फादर में एक्स और वाई पाए जाते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। यहां से एक पेयर इधर से बनेगा, एक पेयर इधर से बनेगा, या तो अगर यहां से तो एक्स ही जाना है, भाई एक्स एक्स है तो मदर से तो हमेशा एक्स जाएगा। अगर पिता से एक्स गया तो बेटी होगी एक्स एक्स, गर्ल चाइल्ड, ठीक, एक्स एक्स। यहां से तो अगेन एक्स ही जाएगा। अगर यहां से एक्स गया और यहां से इस बार वाई चला गया तो बेटा होगा यानी बॉय चाइल्ड, ठीक। इतनी बात सबको क्लियर है या नहीं, बताओ। इतनी बात क्लियर है या नहीं, बिल्कुल। हिट्रोजोम्स बोलते हैं 23वें पेयर को। बहुत बढ़िया चंद्रा जी, चलिए ये बात क्लियर है। अब ये टोटल कितने होते हैं, टोटल एक पूरे जाइगोट में जो फर्टिलाइज्ड एग है जिससे बच्चा बनेगा वो होते हैं 46, लेकिन ये होते हैं किसमें, पेयर में, पेयर यानी जोड़े में। तो 23 जोड़े होते हैं इसके, जिसमें से जो 22 जोड़े हैं यानी 22 पेयर हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, यानी एक्स एक्स हैं तो एक्स एक्स ही होंगे, एक्स वाई हैं तो एक्स वाई ही होंगे। लेकिन जो 23वां पेयर है ये सेम होते हैं, इसलिए इनको ऑटोजोम्स, ऑटो पायलट नहीं होता कि ऑटो पे चलता रहेगा ऑटोमेटिक, तो ये ऑटोजोम है कि सेम होंगे। 23वां पेयर जो है 23rd, उसको क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये सेक्स डिटरमिनेंट है, हेट्रोजेनस है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सीटेट के टाइम से क्लियर होनी चाहिए, ये तो एक्स्ट्रा रिवीजन है, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि बॉय चाइल्ड है तो आपको पता होगा एक्स वाई होगा, गर्ल चाइल्ड है तो एक्स एक्स होगा। अच्छा, ये जो लिंग निर्धारण है इसमें जो योगदान है वो पिता का है, क्योंकि माता से तो एक्स एक्स ही आना है, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या होगा, पिता से जो भी क्रोमोसोम आएगा उसके बेसिस पे आपका सेक्स डिटरमाइन होगा। हेट्रोजोम इसको कह सकते हो आप 23वें को। आगे बढ़े, ये हमने देख लिया भाई पेरेंट्स हैं ये, और पेरेंट्स में जो है ये फीमेल हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ये पिता होंगे जो एक्स वाई क्रोमोसोम रखते हैं। यहां से एक्स गया और यहां से वाई तो सन पैदा हुआ, यहां से एक्स गया और यहां से भी एक्स आया तो डॉटर्स हुई। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रीड की स्ट्रेटजी बनाएंगे, राजी बनाएंगे जहां तक है, ठीक। आगे बढ़े, देखिए आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस, ये शायद आपने सुना होगा, जुड़वा बच्चे कहेंगे हम इनको आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है एक युग्मिनज वाला भी कह देते हैं, एक रूपी कह लीजिए, एक रूपी यमज। और फ्रेटर्नल को यहां द्वियुग्मनज भी कह देते हैं, ठीक। हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा तो कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में रखें। कोई कह रहा है मी एंड माय सिस्टर इज आइडेंटिकल ट्विंस। अगर कोई ये कहे, अभी किसी ने कहा है और मेरे को नाम नहीं पता उनका, उन्होंने कहा है कि मैं और मेरी जो सिस्टर हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, इसका मतलब ये जो व्यक्ति कह रहे हैं क्या नाम है आपका, सलेहा सादफ, ओके, ये जिन्होंने अभी कहा है कि मैं और मेरी सिस्टर आइडेंटिकल ट्विंस हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो कहने वाला व्यक्ति है, जो क्वेश्चन कहने वाला व्यक्ति है, जो स्पीकर है, ये लड़की है कि लड़का है, बताओ एक बार फटाफट से बताओ। ये बात कहने वाला व्यक्ति लड़की है कि लड़का है, ये बता दो। जी चेष्टा, कल क्लास नहीं, बोथ आर गर्ल, सिंपल है, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस में सेक्स डिफरेंट हो ही नहीं सकता, सेम सेक्स होगा, सेम सेक्स होगा। यदि भाई भाई हैं, अगर आइडेंटिकल है, कोई भी ये कहे कि भाई मैं और मेरा भाई आइडेंटिकल है, दैट मींस वो लड़का है जो ये बात कह रहा है, क्योंकि सेम सेक्स के होते हैं, सेम दिखते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। समझ गए ना ये बात। फ्रेटर्नल ट्विंस की यदि बात करूं तो यहां डिफरेंट सेक्स पॉसिबल है, भाई बहन पॉसिबल है, भाई बहन होंगे ही इवन, ठीक है, डिफरेंट सेक्स के ही हो सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे स्टूडेंट हैं ट्विंस, बिल्कुल मेरे कजन हैं जो ट्विंस हैं। दृश्य का बताइए क्या कह रहे हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम ये चार्ट देखें तो इससे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, फ्रेटर्नल ट्विंस वो ट्विंस होते हैं जो एक स्पर्म से सेपरेट
प्लेसेंटा बनता है, एक ही स्पर्म से या एक ही एग से फर्टिलाइज होते हैं। वहीं आपके जो, ये देखो एक बार उल्टा है यहाँ पे, देखो इसका सिंपल सा मतलब है, देखो आइडेंटिकल ट्विंस मतलब एक मनज कह लीजिए आप, एक रूपी कह लीजिए, इसका सिंपल मतलब है सेम सेक्स के होंगे, सेम एग और स्पर्म से, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होंगे। ठीक, फ्रेटर्नल का मतलब है शेयर्ड प्लेसेंटा, या फिर अलग अलग हो सकता है, एक एग और एक स्पर्म से ही फर्टिलाइज्ड होंगे, बिल्कुल या तो भाई भाई होंगे या तो बहनें ही होंगी, दिखते भी सेम होंगे, आदतें भी सेम होंगी, उनके जो जीन्स हैं वो भी बहुत हद तक कॉमन होंगे। समझ आ गई बात प्रज्ञा या नहीं आई? फ्रेटर्नल ट्विंस हैं जो दो डिफरेंट सेट्स ऑफ एग एंड स्पर्म से जन्म लेते हैं, ये भाई बहन हो सकते हैं। ये क्या है, भाई बहन हो सकते हैं, तो इनको फ्रेटर्नल कह रहे हैं, द्वियुग्मनज कह रहे हैं। और ये जो है इनको हम क्या कह रहे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कह रहे हैं। और इसको अगर आप समझना चाह रहे हैं तो ऐसे देख सकते हैं, ये जो वन एग की बात हो रही है, कोई कह रहा है मेरे भी कजिन्स हैं, बहुत बढ़िया, ये वन एग वन स्पर्म से जो बनेंगे, सेम प्लेसेंटा हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो ये क्या है, आइडेंटिकल कहलाएंगे। जो एक एग और एक ही स्पर्म से बनेंगे, जो दो एग और दो अलग स्पर्म से बनेंगे, उनको हम फ्रेटर्नल कह देंगे। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल बात है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द हो तो बता दो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिकल ट्विंस की यदि हम बात करें और आपको ये डेफिनेशन पढ़ने की इच्छा हो रही हो यदि, तो हम कह सकते हैं आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम वन ओवम, एक सिंगल ओवम से, एक सिंगल एग और स्पर्म के मिलने से बनेंगे। आइडेंटिकल ट्विंस रिजेंबल ईच अदर एंड आर ऑलवेज ऑफ सेम सेक्स, बिल्कुल एक जैसी शक्ल दिखेगी, अंतर नहीं होगा जरा सा भी, और सेम सेक्स के ही होंगे, गर्ल है तो गर्ल, बॉय है तो बॉय। देखो बर्थ पीरियड तो वैसे भी अंतर होता ही है, 1-2 मिनट का तो, या कुछ सेकंड्स का, उससे फर्क नहीं पड़ता, होंगे तो साथ में, जुड़वा बच्चे हैं तो साथ में जन्म लेंगे। जुड़वा का मतलब क्या है, ये थोड़ी कि आज एक हुआ और अगले महीने दूसरा, जुड़वा का मतलब साथ में जन्म हुआ होगा थोड़े बहुत मिनट्स के अंतर पे। ठीक है, ये डिफरेंट प्लेसेंटा का बनना पॉसिबल है आइडेंटिकल ट्विंस में भी। आइडेंटिकल ट्विंस रिजेंबल, ये बात हमने कर ली। जो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं वो बहन भाई हो सकते हैं, बट आइडेंटिकल ट्विंस या तो दो बहनें होंगी या तो दो भाई ही होंगे। अब आते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस पे। फ्रेटर्नल ट्विंस जो है वो टू सेपरेट ओवा से जन्म लेते हैं, और भाई बहन या डिफरेंट सेक्स के हो सकते हैं, बॉय एंड गर्ल एट द सेम टाइम, दे कैन बी अ बॉय एंड अ गर्ल। ठीक है, बात कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, जरूरी नहीं है एक शक्ल के हों, जरूरी नहीं है एक जैसी शक्ल हो, बिल्कुल मिलते ही हों। ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं इनकी शक्ल मिलती हो। सुगंधा, एनवायरमेंट की यदि हम बात करें, अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट की। अब तक हमने बात की हेरिडिटी की। हेरिडिटी एक फिक्स्ड फैक्टर है, इससे पता लगता है कि पोटेंशियल डेवलपमेंट बच्चे का कितना हो जाएगा, हाउ फार वी कैन गो, बेस है, आधार है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट करता है। रिजेंबल का मतलब है मैच खाते हैं। ठीक है, देखो एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण की यदि हम बात करें तो पर्यावरण वो सब कुछ है जो एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, सिवाय उसके जीन्स के। जीन्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, है ना, चाहे वो आपका क्या हो बताओ, एजुकेशन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, ट्रेनिंग हुई, ये सारी चीजें क्या है, ये एनवायरमेंट से प्रभावित हैं। एनवायरमेंट पे इनका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, एनवायरमेंट से इनका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ना कि हेरिडिटी का। भाई स्कूल में कैसे पढ़े आप, किस जगह पे आप रहे, है ना, वो जगह कैसी थी, आप यूएस में थे, इंडिया में थे, कहां थे, ये सब चीजें ज्यादा प्रभावित होती है एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट का हिस्सा है क्योंकि हमारे जीन्स का हिस्सा नहीं है। नहीं प्रियंका, बस आज के लिए टाइमिंग चेंज हुई है। एनवायरमेंट को डायनेमिक कहते हैं, यानी परिवर्तनशील है। भाई कभी भी आप चेंज कर सकते हो, चेंजेबल है, चेंजेबल है यानी परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। जबकि हेरिडिटी स्टैटिक थी, फिक्स्ड थी, स्थिर थी, उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। कोई कह रहा है आई एम ऑल्सो फ्रेटर्नल ट्विंस। हाँ, आज मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज है, उसका रीजन है एक कि ये जो चीजें हैं ये इतनी बेसिक हैं जो आपको मैंने शायद, हाँ आईक्यू पे प्रभाव पड़ता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, एजुकेशन का, बट बहुत ज्यादा नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म में थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सीटेट का बेसिक टॉपिक है जो मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है, इसलिए स्पीड थोड़ी सी तेज है आज। ठीक है बात, नहीं ट्विंस का आईक्यू बिल्कुल सेम तो नहीं होगा, बट 0.75 इस तरीके से, मतलब 75% आइडेंटिकल है तो ज्यादा, अगर फ्रेटर्नल है तो कम, मतलब को रिलेटेड होता है। आप ये कह सकते हो एग्जैक्ट सेम आईक्यू हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत अंतर तो पाया जाता है, लेकिन फिर भी कई बार कह देते हैं फिर भी क्या कि हेरिडिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, बिल्कुल सेम नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया हामिदा। एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग्स, दीस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। भाई ऑब्वियस है ना, जैसे हेरिडिटी आपके विकास को प्रभावित करेगी, वैसे ही एनवायरमेंट भी आपके विकास को प्रभावित करेगा। हाँ, एनवायरमेंट में लैंग्वेज भी है, लेकिन लैंग्वेज हेरिडिटी से भी जुड़ी हुई है, तो इसलिए हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ हेरिडिटी और सिर्फ एनवायरमेंट। कुछ चीजें हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती हैं, कुछ चीजें सर्टेन एरियाज जो है वो ज्यादा अफेक्टेड हैं हेरिडिटी से, और वहीं दूसरे जो कुछ एरियाज हैं वो क्या है, ज्यादा अफेक्टेड है शिवानी, किससे, एनवायरमेंट से। ठीक, तो एनवायरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक फिजिकल, सोशल, मॉरल। भाई एनवायरमेंट कैसा कैसा हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, ठंड पड़ती है, गर्मी में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, पानी में रहते हैं, नदी में तैरते हैं। सोसाइटी आपकी कैसी है, मोरालिटी, मॉरल प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति कैसी है, पॉलिटिकल, कल्चरल एनवायरमेंट कैसा है, आजादी के समय पे जन्म हुआ था, आज के समय में जन्म हुआ है, इन सब चीजों का फर्क पड़ेगा। और ये सब इमोशनल फोर्सेस कैसे हैं, आपके घर में तो कुछ ऐसा उत्पीड़न नहीं हो रहा था, किसी का लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, ये सब क्या है, एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं। ठीक, ओके पूजा पूजा स्लो कर लेते हैं। टीचर्स शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल एनवायरमेंट। टीचर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए, बेस्ट मेंटल ही नहीं, ये हम कहेंगे कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट, जो बच्चे के लिए बेस्ट हो, ऐसा एनवायरमेंट टीचर्स को प्रोवाइड कराना चाहिए, जहां बच्चा फल फूल सके प्रॉपर तरीके से। हेल्दी एनवायरमेंट होना चाहिए। नहीं सतीश, 3 बजे का टाइम है क्लास का। ठीक है राहुल, पीडीएफ मिल जाएगी आजकल में, रुको थोड़ा इंतजार करो, सब्र करो जरा। इतनी बात मेरे ख्याल में सभी को क्लियर है। किसी को कोई समस्या हो, कोई दर्द हो, कोई दुख हो तो बता दो।
यहां तक की बात समझने में कोई परेशानी आ रही है क्या? फ्लरिश का मतलब है फल फूल सके बच्चा, ऐसा एनवायरमेंट हो। कॉन्ड्यूसिव का भी मतलब वही है कि बेस्ट एनवायरमेंट हो, हितकारी एनवायरमेंट हो, जहां बच्चा फल फूल सके। ठीक, इसमें आप अच्छी एजुकेशन दो, उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, चाहे मिड डे मील हो, चाहे उनको खेलने का मौका हो, चाहे उनकी बात सुनी जाए, इमोशनल डेवलपमेंट उनका अच्छे से हो, उनको समझा जाए, है ना, बच्चों को अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका दो। नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है एक। नेचर वर्सेस नर्चर कोई अलग चीज नहीं है। ये जो हेरिडिटी है, जो आनुवंशिकता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? नेचर कह देते हैं। आनुवंशिकता को ही, आनुवंशिकता जो है उसी को हम नेचर कह देते हैं। और नर्चर की यदि हम बात करें तो पोषण यानी एनवायरमेंट या पर्यावरण, परिवेश जो आप कहना चाहें। ठीक, पर्यावरण। जी रेखा जी, कब है एग्जाम? तो हम कह सकते हैं प्रकृति, और दूसरी तरफ है पोषण। कई लोग कहते हैं प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई लोग कहते हैं पोषण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको एक डिबेट कहा जाता है, इसको एक एक बहस कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी का मतलब है आनुवंशिकता, यानी आपका नेचर, जो बाय नेचर आपके जो जीन्स में है, जो फिक्स्ड है, जो स्टैटिक है, जो क्या है? स्टैटिक है, स्थिर है, फिक्स्ड है, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, अब बहुत हद तक परिवर्तन संभव नहीं है। नर्चर यानी एनवायरमेंट, जिसको आप चेंज कर सकते हो, जो कि एक डायनामिक चीज है, डायनामिक है, परिवर्तनशील हम कह सकते हैं। वुडवर्थ कहते हैं ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट नहीं होगा तो हेरिडिटी का कोई फायदा नहीं है, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, चोर का एनवायरमेंट मिल गया तो चोर बन जाएगा। लेकिन वही कुछ लोग कहते हैं अगर हेरिडिटी ही नहीं होगी, बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, कितना भी अच्छा एनवायरमेंट दे लो, क्या साइंटिस्ट बना लोगे? नहीं। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो प्रोडक्ट है किसका? हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, यानी गुणनफल है आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच का। ठीक, जो विकास है एक बच्चे का, वो गुणनफल है, एक जटिल अन्योन्य क्रिया, अंतःक्रिया, एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच की एक जटिल अन्योन्य क्रिया है, एक जटिल अंतःक्रिया है। ठीक है प्रिया? अब इसमें क्या है? ये एडिशन नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है ये एडिटिव नहीं होते। एडिटिव का मतलब है इनको जोड़ नहीं सकते कि हेरिडिटी का इतना और एनवायरमेंट का 50% हेरिडिटी का, ऐसा कुछ नहीं है, ना घटा सकते हो। ये गुणनफल में ही रहते हैं, ये प्रोडक्ट में ही रहते हैं। किसी जगह पर कोई ज्यादा हावी होगा, किसी जगह पे हेरिडिटी ज्यादा हावी होगी, दूसरी जगह पे एनवायरमेंट ज्यादा हावी होगा। समझ पा रहे हो ना बात को? इतनी बात क्लियर हो तो बताओ, फिर आगे चलेंगे। भाई अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, अगर वुडवर्थ की माने तो दोनों ही चीजें इक्वली इसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। वुडवर्थ ये कहते हैं, वुडवर्थ का ऐसा मानना है, वुडवर्थ की यदि हम माने, वुडवर्थ की यदि हम माने तो बोथ आर इक्वली इसेंशियल, यानी दोनों ही क्या हैं? बराबर की महत्ता रखते हैं, बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक, किस चीज के लिए? इन दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी बच्चे की वृद्धि और विकास में हेरिडिटी और एनवायरमेंट, वृद्धि एवं विकास में बच्चे के हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही बराबरी का रोल है। कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बोल देते हैं इसको, जटिल अंतःक्रिया है। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा डोमिनेंट होती है, दूसरे क्षेत्र में एनवायरमेंट ज्यादा डोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, 50% नहीं लिख सकते हैं हम। इतनी बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही? बस इतना सा ही छोटा सा चैप्टर था ये आज का। होपफुली आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। क्या समझे भाई? जो टॉपिक है वो छोटा सा है, इसमें कुछ क्वेश्चन हम कर सकते हैं 3-4, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए इस चीज के बारे में। धन्यवाद आयशा। पीडीएफ दे देंगे भूपेंद्र जी, क्वेश्चन शीट डलवा दो यार, उसको एक बार देखना पड़ेगा फिल्टर करके, फिर डलवा दूंगी। हेरिडेटरी का मतलब हेरिडिटी से मिले गुण, दोनों एक ही बात है। कमेंट देख रही हूँ, कोई डाउट हो तो बताओ। नोटिफिकेशन एक बार खोल के देखा करो। देखो, वृद्धि और विकास में दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, कुछ एस्पेक्ट वृद्धि से, कुछ आपके विकास से। ठीक, जैसे हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, लेकिन एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मौका ही नहीं मिला, एक ऐसा बच्चा जो हेरिडिटरी रूप से इंट्रोवर्ट था, बहुत ज्यादा उसको बोलना नहीं पसंद था, लेकिन आपने एनवायरमेंट दिया जहां वो डिबेट्स में जाए, जहां उसको घर में इन्वॉल्व किया जाए, बातों में ऐसे लोगों के बीच में रखा जाए जो ज्यादा बोलते हो, तो बहुत हद तक बदलाव आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कोई भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आप चाहें तो मार्क करने के लिए याद रख सकते हैं। लॉज ऑफ हेरिडिटी, जो जॉन ग्रेगर मेंडल, इनको फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। जॉन ग्रेगर मेंडल को, मेंडल की लॉ है ये, फादर ऑफ हेरिडिटी कह देते हैं इनको। इनके 3 लॉज हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी जो गुण हैं वो बढ़ सकते हैं बच्चे में या संतानों में। डोमिनेंस, मतलब किसी एक स्टेज में कोई एक ट्रेड ज्यादा डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं जो गुण होते हैं। इनको हम बिल्कुल चाहें तो सिर्फ फैक्चुअली पढ़ के छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है इनको हम डिटेल में समझें। जिनकी इच्छा हो, जिनके राज्य में इस तरीके का क्वेश्चन कोई आया हो, वो पढ़ सकते हैं, स्पेशली अलग से इंटरनेट से ढूंढ के या किसी भी किताब से, क्योंकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसको अलग से बताया जाए। मनीषा करें लाइक कहाँ करूं, पसंद आया। लाइक की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप ऑलरेडी फीस पे करके आए हो, तो वही लाइक है अपने आप में, है ना। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो बताएंगे आपको। एजुकेशनल इंप्लीकेशन का मतलब है शैक्षिक अनुप्रयोग, शिक्षा में इसको कैसे लागू करोगे। तो मैंने आपको बताया, अगर टीचर को नॉलेज होगी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनका इंटरेक्शन है, तो वो कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट, बच्चे को कॉन्ड्यूसिव या बेस्ट पॉसिबल एनवायरमेंट
बच्चे को प्रोवाइड करा सकता है, एनवायरमेंट प्रोवाइड करा सकता है जो टीचर है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हम कह सकते हैं, यहां कि चाहे वो सोशल एनवायरनमेंट हो, इमोशनल एनवायरनमेंट हो, क्लासरूम एनवायरनमेंट हो, एजुकेशनल एनवायरनमेंट हो, ओवरऑल सभी तरह के जो भी टीचर के हाथ में है वो उसको बेस्ट तरीके से प्रोवाइड करा पाएगा यदि उसको पता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की कितनी महत्ता है, डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में कितना बड़ा रोल प्ले करता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है बात यार स्नेहा, ये बात कई लोग कहते हैं कंड्यूसिव का मतलब है बहुत ही जो जरूरी हो, एक अच्छा फ्रूटफुल माहौल। स्नेहा कह रही है कि हेरिडिटी से लैंग्वेज कैसे संबंधित है? भाई आपके ब्रेन के किसी एक हिस्से से जुड़ी हुई है लैंग्वेज या नहीं? मानोगे या नहीं मानोगे? है एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है बट हेरिडिटी से भी संबंधित है। इवन जो नॉन चॉम्स्की है वो तो कहते हैं भाई हेरिडिटरी है, इनेट एबिलिटी है, लेफ्ट ब्रेन में आपके कहीं लॉजिक है, वहीं पे लैंग्वेज है और वहीं से रेगुलेट हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ, कई लोग कह रहे हैं आपकी टी शर्ट पे हेरिडिटी का एग्जांपल है। हाँ, बहुत बड़ा एग्जांपल हेरिडिटी का है, कुछ हद तक एनवायरनमेंट भी इस चीज को प्रभावित कर सकता है। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये तो बहुत हल्के से क्वेश्चन है, हालांकि कल मैं वर्कशीट में कराऊंगी कुछ चीजें। देखो एक बार, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर द सेम इन मेल एंड फीमेल। 22 क्रोमोसोम सेम होते हैं महिलाओं और पुरुषों में, दोनों में। उनको क्या कहते हैं? भाई टोटल 23 पेयर्स हैं, इसमें से जो 22 पेयर हैं वो कॉमन है मेल और फीमेल में। क्या कहोगे? अरे यार एक्स एक्स क्यों कहोगे? मेल फीमेल में कॉमन है 22 क्रोमोसोम का पेयर, तो ऑटोसोम कहलाएगा। ये सेम होते हैं। हेट्रोसोम्स कहलाएंगे वो जो 23वां जो अलग है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी विकास जो है वो किसका प्रोडक्ट है, ये पूछा है। देखिए एक बार, विकास किसका प्रोडक्ट है? तो आप हमेशा इस बात पे ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, अभी भी किसी भी हेरिडिटी को, सिर्फ एनवायरनमेंट को नहीं, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। समझे क्या? तो हेरिडिटी अलोन नहीं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं और हेरिडिटी में बाकी चीजें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, चाहे वो इंटेलिजेंस लेवल हो या बाकी आपकी चीजें हो, क्यूरियोसिटी भी। ह्यूमंस हैव डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने पेयर्स होते हैं ह्यूमंस के पास क्रोमोसोम्स के, गुणसूत्रों के? इसको गुणसूत्र कहते हैं ना क्रोमोसोम्स को। कितने पेयर होते हैं? 55, 46, 60? देखो चलो ये ऑप्शन भी हटा देती हूँ, ये भी आइदर दिस 46 और आइदर 23। बताओ कोई और है जो कह रहा हो कि 46 होते हैं? आपके लिए एक अलग ही प्रकार की दवा बनवाएंगे हम, जिसको ये लग रहा हो कि 46 होते हैं उनके लिए एक अलग प्रकार की दवा बनवाएंगे। किरण, यहाँ जो टॉपिक होंगे ना इस बैच में वो अकॉर्डिंगली होंगे। इस बैच को हम फास्ट नहीं चला सकते हैं। फास्ट चलने के लिए जितने भी रीड का बैच हुआ, केवीएस का बैच हुआ, वो अलग अलग बैच हैं, उनमें सिलेबस जल्दी खत्म होता है। 23 पेयर होते हैं टोटल। क्रोमोसोम का नंबर पूछे तो 46, पेयर में पूछे, जोड़ों में पूछे तो 23 पेयर। ठीक है। आ न्यू बॉर्न बेबी विल बी अ गर्ल इफ इट हैज, एक जो नवजात शिशु है वो एक गर्ल होगा यदि, बताइए फटाफट से बताइए। एक नवजात शिशु जो है वो लड़की होगा यदि कौन से क्रोमोसोम उसके अंदर पाए जाएंगे, तब वो लड़की कहलाएगा। सिंपल है यार, एक्स एक्स पाए जाएंगे तभी। एक्स वाई होगा तो मेल चाइल्ड हो जाएगा ना, बॉय हो जाएगा, फिर तो गर्ल चाइल्ड थोड़ी होगा। ठीक, वाई वाई कुछ होता नहीं है, क्योंकि वाई वाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि माता से तो एक्स आना ही आना है, पिता से ही वाई जा सकता है। ठीक, एक्स एक्स और एक्स वाई ही पॉसिबल है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, एक छोटी सी क्लास थी आपकी। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कल हम कुछ क्वेश्चंस ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे। कल ही ये शीट आपको मिल जाएगी। एक दिन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो परसों भी हम करेंगे फिर। ठीक, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थोड़ी सी क्लास लेट थी, मेरी तबीयत ढीली थी, टॉपिक थोड़ा छोटा था, बट मैनेज कीजिएगा। ठीक, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए, रिवीजन करिए, नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, करियर की टीम को परेशान मत करो।